वेलकम टू अरियंत। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 7 और आपका अध्याय 7 संबंधित है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमारे लिए टॉपिक बनने वाला है भारत में परिवहन, यानी कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है भारत में परिवहन। बच्चों, आप जानते हो कि वर्तमान समय में परिवहन के साधनों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी प्रकार के उत्पादकीय और गैर उत्पादकीय कार्य संपन्न होते हैं उन सब में किसी न किसी प्रकार से परिवहन के साधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे देश में जितने भी उत्पादकीय कार्य हैं वो परिवहन के साधनों के बिना बिल्कुल अधूरे होते हैं, और गैर अनुपादकीय क्रियाओं में भी परिवहन के साधन एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है परिवहन के साधन। देखिए प्यारे बच्चों, परिवहन के साधन की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हम परिवहन के साधन को 3 महत्वपूर्ण साधनों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास स्थल परिवहन। बच्चों, स्थल परिवहन से अभिप्राय होता है परिवहन के वो साधन जो स्थल पर यानी भूमि पर चलायमान होते हैं, उन्हें परिवहन के स्थल साधन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर पे जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन के वो साधन हैं जो जल मार्ग के अंदर चलते हैं या जल में चलते हैं, उनको जल परिवहन के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात आती बच्चों यहाँ पर पे वायु परिवहन। वायु परिवहन परिवहन के वो साधन है जो वायु के अंदर यानी वायु मार्ग में चलते हैं, उन्हें वायु परिवहन के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, परिवहन के साधन को मेनली हमने यहाँ पर पे 3 भागों में वर्गीकृत करा है। सबसे पहला भूमि पर चलने वाले परिवहन के साधन को हमने स्थल परिवहन का नाम दिया है। जल में चलने वाले परिवहन के साधन को हमने जल परिवहन का नाम दिया है, और वायु में चलने वाले परिवहन के साधन को हमने वायु परिवहन का नाम दिया है। अब बच्चों डिस्कस करते हैं कि स्थल परिवहन में कौन कौन से मार्ग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक तो सड़क पर चलने वाले संसाधन। और आप जानते हो सड़क मार्ग पर कई प्रकार के परिवहन के साधन चलते हैं, जैसे अपन बस की बात कर सकते हैं, ट्रक की बात कर सकते हैं, यानी सड़क पर चलने वालों की यहाँ पर पे बात की जाएगी। दूसरी बात आएगी रेल परिवहन, यानी रेल की बात की जाएगी जो भूमि पर चलने वाला संसाधन है। और तीसरा है पाइपलाइन, ये भी स्थल परिवहन का एक उदाहरण माना जाता है। अब इसी प्रकार से जल परिवहन के भी 2 संसाधन है। सबसे पहला आंतरिक और दूसरा होता है सामुद्रिक। यानी आंतरिक का मतलब होता है जल के अंदर चलने वाले, और समुद्री का मतलब होता है समुद्र में चलने वाले। और वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन का मतलब होता है एक तो घरेलू वायु, और दूसरी बात आती है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। देखिए बच्चों, घरेलू वायु का मतलब क्या होता है, वायु मार्ग की वो सीमा जो हमारे देश की सीमा से लगी हुई है उसे घरेलू वायु के रूप में जाना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों की वायु परिवहन के माध्यम से चलते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन कहा जाता है। यानी हमारे देश की वायु सीमा के अंतर्गत चलने वाले परिवहन को घरेलू वायु के रूप में जाना जाता है, और 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं की वायु में चलने वाले को अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर पे परिवहन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो परिवहन को 2 तरीके से बांटा गया है। एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में और एक निजी प्राधिकरण के रूप में। बच्चों, सार्वजनिक प्राधिकरण का मतलब होता है ऐसे उपक्रम जिन पर स्वामित्व, अधिकार और नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होगा। ऐसे उपक्रम जिन पर स्वामित्व भी सरकार का होगा, नियंत्रण भी सरकार का होगा और अधिकार भी सरकार का होगा। जबकि निजी परिवहन की बात करें तो निजी परिवहन में किसका स्वामित्व होगा, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होगा। यहाँ पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व या कोई भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पर जो काम करते हैं निजी परिवहन पर, वो निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। निजी परिवहन पर कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। यानी परिवहन की सेवाएं 2 प्रकार से देश की जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में और एक निजी परिवहन के रूप में। सार्वजनिक प्राधिकरण जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं देश की जनता के लिए, और निजी परिवहन का मतलब जो निजी व्यक्तियों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्कस करा है परिवहन के साधन, जिसको 3 रूप में हमने बांटा और इनके बारे में डिस्कस किया है। आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग सड़क परिवहन के बारे में, कि सड़क परिवहन क्या होता है और किसे सड़क परिवहन कहा जाता है, कौन कौन से संसाधनों को सड़क परिवहन के अंतर्गत गिना जाता है। तो देखिए बच्चों, सड़क परिवहन का मतलब सड़क पर चलने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, यानी कि रोड पर चलने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, उनको सड़क परिवहन के अंतर्गत गिना जाता है। और सड़क परिवहन के माध्यम से कई प्रकार की सेवाएं देश की जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जैसे अगर अपन फॉर एग्जाम्पल बात करें तो यात्रियों को सड़क परिवहन के माध्यम से यात्रा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जैसे आपको किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आप कार का प्रयोग कर सकते हो, बस का प्रयोग कर सकते हो, बाइक का प्रयोग कर सकते हो, जो सड़क मार्ग के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी, उद्योगों से जब माल उत्पादित होता है और उसको एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाया जाता है तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और उनको परिवहन करने के लिए जब सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है तो बड़े बड़े वाहनों को उद्योगों से एक माल को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में पहुंचाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सड़क परिवहन की। तो देखिए क्या बोला गया है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़कों का जाल सर्वाधिक है। यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाने वाला जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है, सड़क मार्ग है। यानी सबसे ज्यादा जो यातायात के साधन चलते हैं वो हमारे देश में दुनिया के अन्य देशों की तरह किसके माध्यम से संपन्न होते हैं, सड़क मार्ग के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर एक बात समझाई गई है कि भारत को उन देशों में या विश्व के उन देशों के अंदर शामिल किया जाता है जो सड़कों का जाल सर्वाधिक है या जहां पर सड़कों का जाल सर्वाधिक है। अब अगर हम यहाँ पर एक डाटा की बात करें तो आपको बात समझाई जा रही है वर्ष 1920-21 के बारे में। ये कहा गया है आपको कि वर्ष 1920-21 के अनुसार भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना, 62.16 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यानी भारत में जो सड़कों की लंबाई है वो कितने किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, 62.16 लाख किलोमीटर एरिया में हमारे देश में सड़कें फैली हुई है, यानी सड़क मार्ग बना हुआ है। आगे बात करते हैं जिसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर एक्सप्रेस वे भी शामिल होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग को भी शामिल किया जाता है, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें भी इसके अंदर शामिल होती है, और अन्य शहरी और ग्रामीण सड़कें भी इसके अंदर शामिल होती है। यानी हमारे देश में जितना भी सड़क मार्ग की लंबाई है 62.60 लाख किलोमीटर, इसके अंदर कौन कौन से मार्ग शामिल होते हैं, एक्सप्रेस वे को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग भी इसके अंदर शामिल होते हैं, माध्यमिक और क्षेत्रीय मार्ग या सड़कें भी इसके अंदर शामिल होती है, और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो सब इसके अंदर शामिल होती है। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हो रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर रेल परिवहन उस क्वांटिटी में या उन सभी क्षेत्रों में रेल परिवहन नहीं है जहां पर सड़क मार्ग जा सकता है। यानी कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर सड़क मार्ग ही उपलब्ध है, केवल रेल मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वर्तमान समय में रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व निम्न कारणों से है। अब देखिए भारत में सड़क परिवहन का महत्व लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या कारण है उसके पीछे कि रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग ज्यादा महत्व रखता है, इसके पीछे क्या रीजन रहे, तो बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। देखिए बच्चों इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि देश में सड़क मार्ग निर्माण कार्य का अधिकार केवल सरकार के पास होता है।
रेल परिवहन का विकास करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है। लेकिन आप जानते हो दोनों की परिवहन लागत काफी डिफरेंट होती है। रेल परिवहन को बढ़ाने के लिए या रेल परिवहन के मार्ग का विकास करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, यानी काफी ज्यादा लागत आती है। जबकि सड़क मार्ग की बनाने में जो लागत होती है वह रेल मार्ग की तुलना में काफी कम होती है। इसलिए सड़क मार्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसके कंपेयर में? रेल मार्ग के तुलना में। तो सबसे पहले आपको बात यही बोली गई है कि रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत क्या होती है? कम होती है। सड़क की निर्माण लागत कम होती है, इसलिए सड़क मार्ग का महत्व रेल मार्ग की तुलना में ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये कहता है बच्चों आपसे कि सड़कों का असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो पहाड़ों या पहाड़ियों जैसी अगर क्षेत्र है तो वहां पर रेल मार्ग का निर्माण करना संभव नहीं है। ठीक है, वहां पर केवल और केवल सड़क मार्ग के माध्यम से ही लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। हमारे राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो माउंट आबू या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहाड़ी वाले एरिया है, जहां पर काफी घूम होते हुए और हम लोग उन क्षेत्रों के अंदर पहुंचते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर कर रेल परिवहन का निर्माण करना संभव नहीं है, इसलिए वहां पर केवल सड़कों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसलिए सड़क मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किसकी तुलना में? रेल मार्ग की तुलना में। तीसरी बात अगर अपन यहाँ पर पे करें तो यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, यानी सड़क मार्ग है वह क्या कराता है? घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत क्या है? कम है। यानी सड़क मार्ग के माध्यम से आप लोग घर घर सामान पहुंचा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो, जबकि ऐसा रेल परिवहन के माध्यम से संभव नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर सामान चढ़ाने और उतारने की जो लागत है वो रेल परिवहन की तुलना में काफी कम होती है। इसलिए यहाँ पर पे सड़क मार्ग को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किसकी तुलना में? रेल मार्ग की तुलना में। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर पे कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यानी अगर अपन बात करें आपको रेल मार्ग का प्रयोग करना है तो आपको पता है अगर आपको कोई भी ट्रेवलिंग रेल मार्ग के माध्यम से करनी है तो ये आवश्यक नहीं है कि जिस स्थान पर आप रहते हो उसी स्थान पर आपको रेल परिवहन की सुविधा प्राप्त हो जाए। तो आपको उस रेल परिवहन पर यानी स्टेशन पर जाने के लिए भी पहले सड़क मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी गाड़ी से, कार से या किसी दूसरे यातायात के साधन से आपको सड़क मार्ग से होते हुए उस रेल मार्ग यानी स्टेशन तक जाना पड़ेगा। यानी सड़क मार्ग क्या करता है या सड़क परिवहन क्या करता है? अन्य परिवहन तक पहुंचाने के आपको प्रयास करता है। तो लास्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में, यानी अगर आपको रेल परिवहन के साधन का उपयोग करना है तो पहले सड़क परिवहन के माध्यम से आप वहां तक पहुंचिए, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती है, यानी सड़कें किस किस को जोड़ती है? रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, वायु परिवहन को माध्यम को जोड़ती है और समुद्री परिवहन के माध्यम से आपको सड़कें जोड़ने का काम करती है। आगे बात करते हैं अपन क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। यानी अगर हमारे देश में हम लोग क्षमता के आधार पर रेलों का क्षमता के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पर सड़कों का वर्गीकरण करना चाहें तो देखिए बच्चों किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। हमारे देश में जो सड़क मार्ग है उसमें से एक सड़क मार्ग ऐसा बना हुआ है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज। यानी उसकी जो आकृति है वो किसके समान है? चतुर्भुज के समान है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन सा सड़क मार्ग है? तो देखिए यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में, यानी जो स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना है या ये जो सुविधा है ये किसके अंदर है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी इसके अंतर्गत इसको माना जाता है। और भारत सरकार ने किसकी बात की जा रही है आपसे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार ने यहाँ पर पे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई
और मुंबई को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की योजना प्रारंभ की थी और इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य परिवहन दूरी को कम करना है। यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत 4 हमारे देश के मुख्य शहर कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको जोड़ने की कोशिश करिए सड़क परिवहन के माध्यम से, ताकि दूरी को कम किया जा सके और एक शहर से दूसरे शहर में कम दूरी तय करते हुए आराम से पहुंचा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला था बच्चों हमारे लिए स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। आगे अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को, कौन से भागों को, दूरस्थ भागों को, दूरस्थ भागों का अभिप्राय होता है जो काफी ज्यादा दूर पड़ते हैं ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ता है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, जो हमारे देश के दूरस्थ भाग है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको यहाँ से, यानी अगर मान लीजिए राजस्थान से आपको किसी दूसरे काफी दूर वाली स्टेट के अंदर जाना है, दूसरे राज्य के अंदर जाना है, तो सरकार इस राज्य से उस बहुत दूर स्थित राज्य तक पहुंचने के लिए सड़कों के माध्यम से जो राजमार्ग बनाती है उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है। और इनका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य रहता है, वो सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा कि दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ना होगा। आगे बात करते हैं, क्या बोला गया है कि यह देश के प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और इनके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। यानी इनके प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वह किसकी है, केंद्रीय लोक परिवहन निर्माण विभाग किसकी जिम्मेदारी है। देखिए क्या बोला गया आपसे, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब राष्ट्रीय राजमार्गों से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पहला पॉइंट देखो, शेर शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड, किसके द्वारा बात की जा रही है आपसे, शेर शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि शेर शाह द्वारा किस प्रकार के रोड का निर्माण किया गया था, तो उसका आंसर क्या होगा आपके लिए, ग्रांड ट्रंक रोड। या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रांड ट्रंक रोड बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है, तो आपका आंसर क्या होगा, शेर शाह की महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो आपसे बोला गया है कि शेर शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड, यानी पेशावर के कोलकाता, ठीक है, पेशावर से कोलकाता, भारत में एनएच, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे, एनएच का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 का सम्मिलित रूप है। यानी ये कहा जा रहा है कि शेरशाह ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, ये नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इन दोनों का सम्मिलित रूप है। यानी कुछ भाग नेशनल हाईवे फर्स्ट में इसका और कुछ भाग नेशनल हाईवे सेकंड के अंदर है। बात करते हैं NH-15 नेशनल हाईवे 15 की। देखो थार के मरुस्थल, देखो किसकी बात की जा रही है आपसे, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH-15। यानी ये पूछा जा सकता है आपसे कि NH-15 कौन से एरिया से गुजरता है, तो कौन से एरिया से गुजरता है, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-15 एक ऐसा राजमार्ग है जो थार के मरुस्थल से होता हुआ गुजरता है। कुछ स्पेशल बात और करते हैं अपन यहाँ पर NH-31 की, यानी नेशनल हाईवे 31 की, और ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। यानी जो NH-31 है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 31 है, वो क्या काम करता है कि उत्तरी पूर्वी भारतीय जो राज्य हैं उनको शेष भारत से यानी देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का काम करता है।
NH31 राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का क्या काम है कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, वाराणसी से कन्याकुमारी। किसकी बात की जा रही है, वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग NH7। कौन सा है, NH7, यानी वाराणसी से कन्याकुमारी के मार्ग को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 7 यानी NH7 को ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं या कहा जाता है। ये बोला जा सकता है कि NH7 को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेट दक्कन रोड भी कहा जाता है, या ग्रेट दक्कन रोड का प्रसारण कहां से कहां तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन बात करते हैं राज्य मार्ग की। किसकी बात करते हैं, राज्य मार्ग की। अब देखो राज्य मार्ग का मतलब क्या होता है, शब्द से स्पष्ट राज्य लिखा हुआ है, शब्द से स्पष्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग या राजमार्ग कहलाती है। ठीक है, क्या बोला गया है, राज्यों की राजधानियों को, राजधानी आप जानते हो हर राज्य की एक राजधानी होती है, जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। इसी तरीके से उस राजधानी से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उनको क्या कहता है, राजमार्ग कहा जाता है या राज्य राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जो राज्य राजमार्ग होते हैं इनके रखरखाव की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार, यानी जिस राज्य की बात की जा रही है उसी राज्य की सरकार के पास इसके रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। और वो भी राज्य सरकार का कौन सा विभाग, राज्य सरकार का राज्य के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग। किसकी बात की जा रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन ये राज्य मार्ग आते हैं। अब बात करते हैं अपन पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। देखो पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण का मतलब है कि सड़कें बनाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तो उनसे कितनी प्रकार के सड़कों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है सड़कें बनाने के लिए उन पदार्थों के आधार पर भी यहाँ सड़कों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आपने सुनी होगी कच्ची सड़क और पक्की सड़क। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के आधार पर सड़कों के वर्गीकरण में सबसे पहली बात अपन किसकी करेंगे, पक्की सड़क की बात करेंगे, और दूसरी किसकी बात करेंगे, कच्ची सड़क की बात करेंगे। यानी जिन पदार्थों से ये मिलकर के बनी हुई थी है इसलिए उनको पदार्थों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक तो पक्की सड़क के रूप में और एक दूसरा कच्ची सड़क के रूप में। अब पक्की सड़क की क्या बात है कि ये सड़कें एक तो किससे, सीमेंट, कंक्रीट या कोयले की कोलतार से बनाई जाती है। यानी पक्की सड़कों का निर्माण किस किस से किया जाता है, एक तो सीमेंट की सहायता से, कंक्रीट की सहायता से यानी जो हम लोग गिट्टी यूज में लेते हैं, और एक कोयले की कोलतार के माध्यम से पक्की सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सड़कें बारहमासी अर्थात सभी मौसम के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जब आपको पता है कि मटेरियल अच्छा डाला जाता है अगर किसी चीज के अंदर तो वो काफी लंबे समय तक चलती है। तो जो पक्की सड़कें उनको बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, कोयले की कोलतार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सड़कों में मजबूती होती है और पूरे वर्ष सभी प्रकार की ऋतुओं में ये लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करती रहती है। जबकि आपको पता अगर कच्ची सड़कों की बात करें तो कच्ची सड़कें केवल किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। इसलिए मौसम परिवर्तन के कारण इनकी संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है और जो सुविधाएं पक्की सड़कों के माध्यम से प्राप्त होती है वो सुविधाएं कच्ची सड़कों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी से कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता है जो बारिश के मौसम के समय में गल जाती है या काफी ज्यादा फैल जाती है और वहां पर निकलना काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कच्ची सड़कें क्या होती है कि ये सड़कें मिट्टी से बनी होती है। इन सड़कों का उपयोग सूखे मौसम में किया जा सकता है,
क्योंकि गीले मौसम में अगर इन कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जाएगा तो वो तो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सड़क परिवहन के समक्ष समस्याएं। अब देखते हैं कि हमारे देश का जो सड़क परिवहन है उसके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं आती है, क्योंकि इतने बड़ी देश की अर्थव्यवस्था है और इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई काम किया जाता है तो 100% जनसंख्या के दबाव के कारण या अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण उसमें समस्या उत्पन्न होती है। तो हमारा टॉपिक बनता है सड़क परिवहन के समक्ष आने वाली समस्याएं। पहली समस्या की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है आधे से अधिक सड़कों का कच्ची सड़कों के रूप में होना, यानी कई सारी सड़कें, आधी से ज्यादा सड़कें कौन सी है, कच्ची सड़कें। और अभी हमने ये पढ़ा है कि कच्ची सड़कों का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है, मिट्टी के माध्यम से किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है, केवल सूखे के समय ही वो चल पाएगी और बारिश के समय इन कच्ची सड़कों का प्रयोग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात की जा रही है आपसे, बरसात के समय सड़कों का सीमित उपयोग, यानी बरसात के समय सड़कों का सीमित उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो सड़कें होती है वो उनमें गड्ढे हो जाते हैं, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, तो यातायात के साधनों में काफी ज्यादा समस्याएं आती है। तीसरी बात, शहरी क्षेत्रों की सड़कों का अत्यंत तंग और संकरा होना। देखिए, शहरी क्षेत्र की जो सड़कें होती है अत्यंत तंग, अत्यंत तंग का मतलब होता है कि वहां पर ट्रैफिक ही इतना है, यानी परिवहन के साधन ही इतना है कि सड़कों की चौड़ाई होते हुए भी वो हमें सकड़ी लगने लगती है, क्योंकि ट्रैफिक की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो शहरी क्षेत्र, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है, लोग बाजारों का ज्यादा उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोग दफ्तर जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरों का आवागमन होता रहता है, इसलिए वहां की सड़कें तंगे। तंग का मतलब ये हो गया कि काफी ज्यादा वहां पर भीड़ लगी रहती है और उनकी जो आकृति है वो कैसे होती है, सक्रिय होती है। चौथा पॉइंट, कुछ स्थानों पर बने पुल, पुल का मतलब यानी ब्रिज की आपसे बात की जा रही है, और पुलिया काफी पुराने हैं, यानी आज भी देख लीजिए आप, हमारे देश में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो पुराने जमाने में जो पुल बनाए गए थे या जो पुलियाएं बनाई गई थी वो काफी पुरानी हो गई, जिनकी मरम्मत की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और कई बार तो हमने देखा है कि ऐसी ऐसी न्यूज सुनी है कि किसी पुलिया के बहुत पुराने होने की वजह से वो टूट करके गिर गई है और वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है, जिससे जिस समय पर वो टूटी उस समय पर जो भी यात्रियों का उस पर आवागमन हो रहा था उनको काफी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रेल परिवहन। अब हम सड़क परिवहन के बाद किस पर आ जाते हैं, रेल परिवहन पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री के अंदर आए, यानी विदेशी जब हमारे देश में आए, तो 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। उससे पहले 200 वर्षों तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन काल था और ब्रिटिश शासन काल ने हमारे देश का पूरी तरीके से शोषण किया है खुद के देश को विकसित करने के लिए। यानी जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका टारगेट ये था कि वो भारत से कच्चा माल प्राप्त करके उसको खुद के देश में लेकर के जाएंगे और वहां उद्योगों में उसको पक्के माल में परिवर्तित करके और खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो माल बचेगा पक्का माल, उसको भारत के बाजारों में आकर के काफी ज्यादा कीमतों पर बेचा जाएगा। ये सबसे बड़ा मेन मोटिव ब्रिटिश शासन काल में उन लोगों का था। लेकिन जाने अनजाने में वो कुछ चीजें ऐसी भारत के अंदर करके गए हैं जिसका हमें आज वर्तमान में काफी बड़ा एडवांटेज देखने के लिए मिला है। जैसे अगर मैं रेल परिवहन की बात करूं तो भारत में जो रेल परिवहन है वो अंग्रेजों की देन है, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने रेलवे की जो स्थापना करी है वो 1850 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी 1850 में रेलवे की स्थापना करी गई और हमारे देश में जो पहली रेल चलाई गई थी वो 1853 के अंदर चलाई गई थी। और कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच में, याद रख लेना बच्चों, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच में। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो आज हमारा जो रेल परिवहन है वो दुनिया के रेल परिवहनों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये भारत सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है,
अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी रेल परिवहन की। भारत में रेल परिवहन को अगर देखा जाए तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी वस्तुओं को भी हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल परिवहन के माध्यम से ले जाते हैं। और हमारे देश में रेल परिवहन के माध्यम से कई प्रकार की यात्राएं भी की जाती है। ठीक है, कई लोगों को अगर बड़ा सफर तय करना होता है तो उनको लगता है कि सड़क मार्ग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, रेल मार्ग के माध्यम से यात्रा करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए वर्तमान समय में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और यात्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने या जाने के लिए रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। आपने मालगाड़ी का नाम सुना है, यानी एक स्थान से रेल मार्ग के माध्यम से माल को एक स्थान से भारत के विभिन्न कई सारी जगहों पे पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो मालगाड़ी के माध्यम से किया जाता है, जो रेल मार्ग का एक साधन माना जाता है। रेल परिवहन के अनेक कार्यों में सहायक है। जैसे व्यापार करने में रेल परिवहन हमारे लिए सहायक होती है, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तीर्थ यात्राएं, वर्तमान समय में तीर्थ यात्राओं का महत्व लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तीर्थ यात्रा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए राजस्थान भारत सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की तीर्थ यात्राएं करने के लिए समय समय पर स्पेशल रेल चलाई जाती है, जिसमें यात्री अपना सफर करते हैं। तो जैसे व्यापार, तीर्थ यात्राएं, वो लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि ये सब कार्य किसके माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, रेल परिवहन के माध्यम से। भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 67,956 किलोमीटर है। यानी भारत में जो रेल परिवहन की लंबाई है या रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 67,956 किलोमीटर है। और भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी भारत का जो रेल परिवहन है उसको भारत के अंदर 16 क्षेत्रों में विभाजित करा गया है। बात आगे बढ़ाते हैं रेलवे क्षेत्र के बारे में। तो देखिए बच्चों, आगे आपसे ये कहा गया है कि भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज बड़ी लाइन, मीटर लाइन एवं छोटी लाइन है। यानी भारतीय रेल के 3 गेज हैं। कौन कौन सी, एक तो बड़ी लाइन के रूप में जाना जाता है और एक मीटर लाइन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और एक छोटी लाइन के रूप में जानी जाती है। यानी भारतीय रेल के मुख्यतः 3 गेज होते हैं, एक बड़ी लाइन, ठीक है, एक उसके बाद छोटी लाइन और एक मीटर लाइन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। बच्चों, अभी आपको बोला गया था कि भारतीय रेल में भारत सरकार की मोनोपोली है, यानी रेलवे में भारत सरकार का क्या है, एकाधिकार। ठीक है, रेल परिवहन में सरकार का क्या है, एकाधिकार। एकाधिकार का अभिप्राय ये होता है कि सरकार के अलावा हमारे देश में निजी व्यक्तियों को रेल चलाने का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। और रेल परिवहन भारत सरकार के इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए कहा गया आपसे कि भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी सरकार के अधिकार में आने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा माना जाता है, रेल परिवहन माना जाता है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में, अभी मैंने आपको इधर बताया था यहाँ पर पे कि 1853 के समय में ब्रिटिश शासन काल के समय में देश में पहली रेल चलाई गई थी, जिसका आवागमन कहां से कहां तक करा गया था, मुंबई से थाने के बीच में। और रेलवे की जो शुरुआत करी गई थी वो 1850 के अंदर करी गई थी, लेकिन पहली रेल देश की 1853 के अंदर चलाई गई थी, मुंबई से थाने के मध्य। तो देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत में पहली रेल कौन से सन में चलाई गई। तो बच्चों, भारत में पहली रेल 1853 के अंदर चलाई गई। अगला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई। तो भारत की पहली रेल चलाई गई है मुंबई से थाने तक। और अब तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की पहली रेल जो मुंबई से थाने तक चलती थी, ये कितने किलोमीटर का सफर तय करती थी। तो ये पूरे 34 किलोमीटर का सफर इसके द्वारा तय किया जाता था।
आगे बात करते हैं भारत में रेल यातायात का महत्व। यानी कि बच्चों, भारत में रेल यातायात का क्या महत्व है। देखिए, भारत में रेल यातायात का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रेल यातायात को यूज में लिया जाता है। उद्योगों से कच्चा माल और पक्का माल एक उद्योग से दूसरे उद्योग में या एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए भी रेल यातायात का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की यात्राएं करने के लिए भी रेल मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे देश में जो रेल यातायात है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर पे रखता है। देखिए बच्चों, कैसे स्थान रखता है। भारत में रेलवे का आर्थिक महत्व निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है। आर्थिक महत्व यानी एक तरीके से आय से संबंधित बात की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेल यातायात के बारे में कि रेल परिवहन द्वारा औद्योगिक विकास को क्या मिलती है, गति मिलती है। अब बच्चों, रेल परिवहन के द्वारा औद्योगिक विकास को कैसे गति मिलती है? क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल और पक्का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये जो कच्चा माल और पक्का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, ये ज्यादातर रेल मार्ग के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ताकि समय पर उद्योगों को कच्चे माल की भी प्राप्ति हो सके और तभी उद्योगों का क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा। इसलिए रेल यातायात का या रेल परिवहन का औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दूसरी बात अपन यहाँ पर करते हैं, कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक यानी उन केंद्रों तक ले जाना जहां पर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाएगा। उत्पादन केंद्र यानी जहां पर उत्पादन किया जाएगा, तो उत्पादन केंद्रों तक कच्चा माल पहुंचाना पड़ेगा और उसे पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता लेनी पड़ेगी? रेल परिवहन की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। तो कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक तथा निर्मित माल को उत्पादन केंद्रों से विपणन केंद्रों, भाई कच्चे माल को तो कहां पहुंचाना पड़ेगा? उत्पादन केंद्रों पे पहुंचाना पड़ेगा। और जब उत्पादन केंद्रों में वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा तो उसको वितरण केंद्रों तक पहुंचाना पड़ेगा, जहां से वह वितरित किया जाएगा। तो इनको लाने ले जाने के लिए काम किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से रेलवे के द्वारा ही किया जाता है। अगली बात करते हैं, रेलवे ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर प्रमुख भूमिका निर्वाह की है, क्योंकि कच्चे माल को रेल आसानी से स्रोतों से उत्पादन केंद्रों तक पहुंचा देती है। यानी रेलवे का क्या करा गया है? भारत सरकार के द्वारा विकेंद्रीकरण कराया गया है, जिससे उत्पादन केंद्रों तक आराम से माल पहुंचाया जा सके। और दूसरा, रेलों ने निर्यात को बढ़ावा दिया है, क्योंकि निर्यात का मतलब क्या होता है? एक देश द्वारा जब दूसरे देशों को वस्तुओं सेवाओं का विक्रय किया जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है। ठीक है। अब आप जानते बच्चों, हमारे देश का लगभग 90% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाता है, यानी बंदरगाहों के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से वो जाता है। लेकिन बंदरगाह तक भी माल को पहुंचाने के लिए कौन से यातायात की सुविधा ली जाती है या कौन से परिवहन की सुविधा ली जाती है? रेल परिवहन की सुविधा यहाँ पर ली जाती है। तो देश के जो निर्यात हैं उनको बढ़ाने के लिए भी रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कृषि उपजों के विकास में, कृषि उपजों के विकास का मतलब ये होता है कि कृषि में जो उपज पैदा की जाती है उसके विकास में भी रेलों का उल्लेखनीय योगदान है। रेलों ने अतिरिक्त उत्पादन को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक, उत्तम बीज, आवश्यक यंत्र आदि रेल के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों, वस्तुओं के उत्पादन व वितरण को सुगम बनाकर रेलवे ने व्यापार को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है। यानी व्यापार, जो विदेशी व्यापार है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है रेलवे का, क्योंकि इसके माध्यम से वस्तुओं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, कि पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस यानी कि खनिज की बात की जा रही है कि क्षेत्र के लिए उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी अगर अपन पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पाइपलाइन का प्रयोग एक तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा तेल के प्राकृतिक गैस यानी तेल से जो प्राप्त प्राकृतिक गैस होती है उनके क्षेत्र में उपलब्ध गैस
शोधनशालाओं और उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन के महत्व निम्न प्रकार है। अब पाइपलाइन एक प्रकार का परिवहन है क्योंकि पहुंचाने का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसकी बात करें अपन कि परिवहन के महत्व, यानी पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है, तो सबसे पहला महत्व यह है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर, देखिए बच्चों क्या बोला गया है कि जो ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थों को कौन से अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान का मतलब जहां पर उसको पहुंचना है। तो सबसे पहला महत्व क्या हो गया कि पाइपलाइन के माध्यम से क्या होता है कि ठोस पदार्थों को द्रव्यवस्था में परिवर्तित करके और पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। बच्चों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाई है। यानी इन सब सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, यानी इनकी जो शोधनशालाओं का निर्माण है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू संभव हो पाई है। तीसरा महत्व बात करते हैं पाइपलाइन का। तीसरा महत्व क्या होता है, देखिए बच्चों, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। यानी जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो इसमें खर्चा काफी ज्यादा होता है जिसे प्रारंभिक लागत के नाम से जाना जाता है। तो पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जब इसकी स्थापना की जाती है उस समय इसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन जब स्थापित हो जाती तो फिर इसको बाद में चलाने के लिए काफी कम खर्चे में हमारा काम चल जाता है। और चौथी बात क्या है, सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इनसे नहीं के बराबर है। यानी परिवहन में न तो देरी होती है न किसी प्रकार की हानि होती है। प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क, अब बात करते हैं बच्चों कुछ प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क कौन कौन से। तो देखिए भारत के कुछ पाइपलाइन नेटवर्क निम्न प्रकार है। पहला, ऊपरी असम, ठीक है, के तेल क्षेत्र में एक तो गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। यानी सबसे पहला नेटवर्क तो क्या है हमारे लिए कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से एक तो गुवाहाटी, एक बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते से होते हुए कहां तक, कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक एक पाइपलाइन है। दूसरी बात करते हैं गुजरात में सलाया से विरमगांव। देखिए किसकी बात की जा रही है बच्चों, गुजरात की। यानी गुजरात की पाइपलाइन की बात करें तो सराया से कौन सा गांव, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। यानी गुजरात में सलाया से विरमगांव, यानी गुजरात में जो सलाया है वहां से कहां पर, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। और देश की सबसे बड़ी यानी 1220 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है, वो गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। यानी कि बच्चों अगर आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है, तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है वो कौन सी है कि गुजरात की हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, 1220 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं कि इसकी जल परिवहन की। देखिए जल परिवहन का मतलब क्या होता है, हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया है, हमने रेल परिवहन पढ़ लिया है, अब हमारा कौन सा रहा है, जल परिवहन। जल परिवहन का अभिप्राय होता है जल के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, यानी जल के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जाता है या माल को लाया ले जाता है तो उसे जल परिवहन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा कहलाता है, जल परिवहन। यह भारी और स्थिर वस्तुओं के संचालन हेतु अनुकूल होता है और यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। यानी ये जो परिवहन है वो पर्यावरण के कैसा माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। अब एक पहला है कौन सा, आंतरिक जल परिवहन। देखो
आंतरिक जल परिवहन भारत में स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा तय किया जाता है और यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। यानी ये जो परिवहन होता है मुख्य रूप से वह नदियों, झीलों और नहरों के माध्यम से किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर निम्न श्रेणी में बांटा गया है। यानी हमारे देश में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करा है और उसको निम्न प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम किसको दिया गया है? जलमार्ग संख्या 1। जिसमें सबसे पहला नाम किसको दिया गया बच्चों? जलमार्ग संख्या 1। और ये कहां से कहां तक? हल्दिया से प्रयागराज। प्रयागराज यानी जो पहले किस रूप में जाना जाता था? इलाहाबाद के रूप में, जिसका वर्तमान समय में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है, तो जल मार्ग जो पहला है वह हल्दिया से प्रयागराज के मध्य गंगा जल मार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है और यह सबसे लंबा जल मार्ग है। बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जल मार्ग संख्या 1। यानी पहला जो जल मार्ग है वो भारत का सबसे लंबा जल मार्ग माना जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन जलमार्ग संख्या 2 की। अब ये कहां से कहां तक? सादिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। यानी जलमार्ग संख्या 2 को ब्रह्मपुत्री जलमार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। अगली बात करते हैं जलमार्ग संख्या 3। देखिए बच्चों, जलमार्ग संख्या 3 केरल में पश्चिमी तटीय नहर जिसकी लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर तक है, वो है आपका जलमार्ग संख्या 3। उसके बाद जलमार्ग संख्या 4। अब जो जलमार्ग संख्या 4 है वो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जिसकी लंबाई कितनी है? 1078 किलोमीटर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई कितनी है, तो जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई है 1078 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है जलमार्ग संख्या 5। अब देखिए बच्चों, जलमार्ग संख्या 5 क्या है? मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मानी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मानी नदी का विशेष विस्तार जिसकी लंबाई कितनी है? 588 किलोमीटर, जो कि जलमार्ग संख्या 5 के अंदर आता है। और कुछ अन्य आंतरिक जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल शामिल है। ये सब और आंतरिक जलमार्ग के माध्यम के अंतर्गत गिने जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अपन यहाँ पर पे वायु परिवहन। अब आप जानते हो वायु परिवहन यानी वायु मार्ग में चलने वाले परिवहन को वायु परिवहन कहा जाता है। तो वायु परिवहन तीव्रतम यानी सबसे जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला जो परिवहन का साधन है वो कौन सा माना जाता है? वायु परिवहन। क्योंकि बच्चों अगर सड़क मार्ग के माध्यम से चलना है तो सड़क मार्ग के माध्यम से तो जहां पर रास्ता होगा आड़ा टेढ़ा वहां से घूमते हुए निकलना पड़ता है, लेकिन वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होने के कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी जल्दी समय पर पहुंच जाते हो। इसलिए यातायात का सर्वाधिक तीव्र साधन कौन सा माना जाता है? वायु परिवहन। और विदेशी यात्रा करने में वायु परिवहन के साधन का प्रयोग करना होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक देशों की सड़कों को आपस में जोड़ना संभव नहीं होता। कई बीच में समुद्री मार्ग होते हैं, कई प्रकार की रुकावटें आती है, इसलिए आपको विदेशों की सेवाओं के लिए वायु मार्ग या वायु परिवहन के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक, भाई बहुत जल्दी आप पहुंची जाओगे, तो तीव्रतम के साथ साथ क्या हो गया? वो आरामदायक हो गया। वो प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। प्रतिष्ठित यानी सबसे बेटर साधन, सबसे अच्छी प्रतिष्ठा वाला साधन माना जाता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों मतलब जहां पर ऊंचे पर्वतों, जहां पर मरुस्थलों, जहां पर सड़क का बनना संभव नहीं हो, रेल मार्ग का संभव नहीं हो, तो वहां पर डायरेक्ट किससे जाओ? इस तरीके से, यानी आप वायु परिवहन के माध्यम से जाइए। तो इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान कौन कौन से? ऊंचे पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गया,
घने जंगल हो गए, जंगल में अगर आप पैदल मार्ग या सड़क मार्ग के माध्यम से जाओगे तो शेर खा जाएगा आपको, है ना। तो कई सारे चांसेस बने रहते हैं, इसलिए क्या है, हमें वायु परिवहन का साधन सहारा लेना होता है। समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है, यानी वायु परिवहन के माध्यम से ऊंचे पर्वत वाले मार्गों, मरुस्थलों, घने जंगलों और समुद्री रास्तों को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। वर्ष 1953 में किसकी बात की जा रही है आपसे? वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1953 में किसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? वायु परिवहन का। इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के द्वारा कब करा गया? तो 1953 में भारत सरकार के द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब सरकार किसी चीज को 100% अपने अधिकार के रूप में ले लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। इंडियन एयरलाइंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है, यानी कुछ एयरलाइंस है जो घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती है। एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। किसकी बात की जा रही है आपसे? एयर इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। यानी आपको अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो वो आपको सेवा प्रदान कौन करेगी? एयर इंडिया करेगी आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या बात बोली गई है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रिया में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। किसके लिए बात की जा रही है आपसे? पवन हंस हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है। यह इन क्षेत्रों में क्या कराता है? अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। बात करते बच्चों, अब एक नया टॉपिक है आपके संचार सेवाएं। बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो संचार सेवाओं का मतलब जिनके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है उन्हें संचार सेवाएं कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए संचार सूचना का आदान प्रदान करने का एक कार्य है। यानी संचार क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक कार्य, इसे संचार कहा जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर टीचिंग करें और आप इसको लाइव किसी चीज पर पे देख रहे हो तो ये क्या है? संचार है, ठीक है। यानी जिस चीज पर आप देख रहे हो वह संचार का माध्यम है। हम अपने विचारों को आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं इस संचार के माध्यम से। तो संचार सूचना आदान प्रदान करने का एक कार्य है। और व्यक्तिगत संचार और जन संचार देश में संचार के प्रमुख साधन है। यानी संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत संचार और किसकी बात की जाए? जन संचार। आगे देखते हैं निजी संचार। यह दो लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण या प्रेषण की प्रक्रिया है। मतलब निजी संचार का मतलब होता है कि दो लोगों के मध्य, सपोज करना मैंने आपको फोन करा या आपने मेरे को फोन करा, तो दो लोगों के मध्य संचार की प्रक्रिया ये क्या कहलाएगी? निजी संचार कहलाएगा। जो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं, डाक पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे निजी संचार के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डाक संचार। देखिए बच्चों, डाक संचार देश का वृहत्तम संचार का साधन है। डाक संचार हमारे देश में संचार का सबसे वृहत्तम साधन यानी बड़े साधन के रूप में जाना जाता है। तो भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम तंत्र है। यानी हमारे देश का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। यानी वो कहा जा सकता है कि भारतीय जो डाक नेटवर्क है या संचार है और सूचना प्रौद्योगिकी है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा? पोस्ट विभाग के द्वारा इसको संभाला जाता है। यानी इसको संभालने का काम करता है पोस्ट विभाग करता है। यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करता है और डाक संचार को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बांटा जा सकता है। आपने देखा होगा बच्चों, कोई भी चीज आप करते हो या कोई भी चीज मंगाते हो तो कभी कोई चीज आपके पास स्पीड पोस्ट से आती है, कभी डाक के माध्यम से लेटर के फॉर्म में आती है। तो ये किसकी बात की जा रही है आपसे? डाक संचार की बात की जा रही है।
अब ये बोला गया है कि इसको दो श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, दोनों की बात करते हैं। पहली श्रेणी कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। यानी कोई कार्ड है, कोई लिफाफे के अंदर कोई चिट्ठी रखी हुई है या कोई पत्र रखा हुआ है, उसको किसके रूप में जाना जाता है? पहली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय श्रेणी में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन, ये सब किसके अंदर आते हैं? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं मेल चैनल। बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल मार्ग अपनाए गए। यानी बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों के अंदर डाक संचार में तीव्रता हेतु, यानी डाक संचार में स्पीड लाने के लिए, तीव्रता लाने के लिए किस किस का? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल के मार्ग अपनाए गए हैं। अब बात करते हैं बच्चों दूरसंचार नेटवर्क। तो देखिए, टेलीफोनिक संचार में सुधार के लिए सरकार ने देश में हर गांव में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की सुविधा का 24 घंटा विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किया है। तेजी से व्यवस्थित संचार सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके की स्थिर लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं बेहतर हुई है। यानी वर्तमान समय में हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में सरकार ने कई प्रकार से संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और क्या बोला? सुविधा का 24 घंटे विस्तार, यानी हमेशा हम लोग 24/7 एक दूसरे से क्या कर सके? कम्युनिकेशन कर सके। जो सरकार विभिन्न प्रकार के स्थिर लैंडलाइन के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से सरकार ने हमें प्रावधान करी है। जनसंचार की बात करते हैं बच्चों, तो यह लोगों के बड़े समूह को एक संदेश को हस्तांतरित करने या प्रसारित की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ प्रकार की मीडिया का उपयोग करना आवश्यक है। यानी आपने देखा होगा जनसंचार, आप टीवी में अगर न्यूज सुनते हो तो जो न्यूज आती है वो पूरा देश उसको देख सकता है, ये जनसंचार है। ठीक है, यह मनोरंजन प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करता है। इस मीडिया में रेडियो का प्रयोग हो सकता है। यानी जनसंचार के अंदर क्या क्या आ गया? रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, समाचार पत्र आ गए, इंटरनेट आ गया, पत्रिकाएं आ गई, किताबें आ गई और फिल्म आदि शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं टेलीविजन और रेडियो। अब बात करते हैं बच्चों टेलीविजन और रेडियो। आप बहुत अच्छे से जानते हो टेलीविजन एक दृश्य और श्रव्य सामग्री कहलाती है, यानी जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और रेडियो केवल एक श्रव्य सामग्री कहलाती है, जिसको केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लेकिन जो संचार है वो दोनों के माध्यम से ही होता है। तो देखिए, टेलीविजन और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन राष्ट्रीय टीवी चैनल क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम प्रकाशित करता है। यानी आकाशवाणी की बात करते हैं और दूरदर्शन राष्ट्रीय टीवी चैनल क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दोनों में विभिन्न भागों में कार्यक्रम प्रदर्शित करता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं बच्चों आप जानते हो रोजाना ही आपके सुबह न्यूज़पेपर आता है घर में, और उस न्यूज़पेपर में देश और दुनिया की खबरें हम लोग पढ़ते हैं। वो भी क्या है? हमारे लिए एक संचार का माध्यम है। तो देखिए, संपूर्ण भारत में अनेक समाचार पत्र व सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। भारत में हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। यानी भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद क्रमशः अंग्रेजी में, यानी हिंदी के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? अंग्रेजी का आता है। और तीसरा नंबर किसका आता है? उर्दू का आता है। चलचित्र की बात करते हैं तो चलचित्र संचार का सशक्त माध्यम है। कौन सा माध्यम है बच्चों? सशक्त माध्यम है। इसमें समाज की वास्तविकता का पता चलता है। भारतीय व सभी विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि देखो बच्चों, भारतीय व सभी विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसका है? वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का होता है, जो इसको अधिकार प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देखिए प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या अभिप्राय होता है? किसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं? सुनना, दो या दो से अधिक देशों
के मध्य होने वाला व्यापार। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है उसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी कि बच्चों, जब हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, यानी आयात और निर्यात करता है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या बोला गया बच्चों आपसे? कि राज्यों और देशों के बीच में, यानी अगर केवल व्यापार हमारे देश की सीमा के अंतर्गत ही किया जाए, यानी अगर व्यापार केवल हमारे देश की सीमा के अंतर्गत ही किया जाए तो इसे तो केवल क्या कहा जाएगा? व्यापार कहा जाएगा। लेकिन हम व्यापार दूसरे देशों की सीमाओं के साथ करते हैं या दूसरे देशों के साथ करते हैं तो फिर इसे अंतरराष्ट्रीय या फिर विदेशी व्यापार कहा जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक पहलू होता है निर्यात और एक पहलू होता है आयात। ठीक है, और एक पहलू आप और समझ सकते हो जिसको कहा जाता है शुद्ध निर्यात, या यूं बोल दीजिए विनिर्यात। शुद्ध निर्यात नहीं बच्चों, विनिर्यात। देखिए, ये तीन प्रकार के इसके फंक्शन से बोल सकते हैं या पार्ट होते हैं। यानी विदेशी व्यापार में निर्यात का भी प्रयोग होता है जब एक देश के द्वारा दूसरे देश को वस्तुएं बेची जाती है। आयात का भी प्रयोग होता है जब एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुएं खरीदी जाती है। और विनिर्यात का मतलब होता है कि आयात इस उद्देश्य से करना कि उसका दूसरे देशों को क्या करा जाएगा? निर्यात। इसे कहा जाता है विनिर्यात। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। निर्यात यानी खरीदना दूसरे देशों से, यानी बेचना दूसरे देशों को, आयात यानी दूसरे देशों से खरीदना, और विनिर्यात कि किसी देश से आयात इस उद्देश्य से करना कि उसका अन्य देशों को क्या करा जाएगा? निर्यात। इसे विनिर्यात कहा जाता है। तो आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा और बता दिया जिसको नाम दिया गया है विनिर्यात। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है कि जब माल किसी दूसरे देश को बिक्री के लिए भेजा जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है, जबकि माल किसी अन्य देश से भारत में बेचा जाता है तो इसे आयात कहा जाता है। समझते इस लाइन को कि जब माल किसी दूसरे देश को बिक्री के लिए भेजा जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है, जबकि जब माल किसी अन्य देश से भारत में बेचा नहीं या उन देशों के द्वारा हमारे देश में बेचा जाता है या भेजा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आयात कहा जाता है। वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार ने भारतीय व्यापार या विदेशी व्यापार में लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसे कहा जाता है उदारीकरण। तो भारत सरकार ने 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला, क्योंकि जब सरकार ने विदेशी उदारीकरण की प्रक्रिया जो 1991 में अपनाई थी उसमें लगाए गए सारी प्रतिबंधों को हटा दिया। ठीक है, तो हमारे विदेशी व्यापार दूसरे देशों के साथ क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में उभर रहा है, यानी हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो विश्व में एक अच्छा स्थान बना रही है और सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रही है। और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा देश एक बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है? विदेशों से पैसा कमा रहा है। संतुलित व्यापार। बच्चों, संतुलित व्यापार का अभिप्राय ये होता है कि विदेशों को किया गया निर्यात और विदेशों से किया गया आयात दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब अपन किसी देश को निर्यात करते हैं तो अपन को वहां से आय प्राप्त होती है और किसी देश से आयात करते हैं तो हमें वहां पर हमें भुगतान करना होता है। तो क्या होना चाहिए कि हम जो निर्यात करके अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और आयात करके अगर 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने जितनी आय कमाई है उतना हमने पेमेंट भी कर दिया है। यानी न तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई एक्स्ट्रा, न हमारे देश का पैसा एक्स्ट्रा विदेशों में गया है। इसे कहा जाता है संतुलित व्यापार। और किसी भी देश का व्यापार संतुलन में तभी रह सकता है
जब उस देश के आयात और उस देश के निर्यात दोनों आपस में क्या हो, बराबर, उसे कहा जाता है संतुलित व्यापार। ठीक है बच्चों, देखिए आयात व निर्यात का अंतर ही देश में व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। भाई आयात और व्यापार का अंतर अगर 0 है तो संतुलित व्यापार चल रहा है। ठीक है, निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, यानी आपने निर्यात ज्यादा करा है, किससे, आयात से, इसका मतलब पैसा ज्यादा आया आपके पास, तो इसको आप व्यापार संतुलन आधिक्य बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपने निर्यात करके पैसा कम कमाया है, जबकि आयात करके पैसा ज्यादा दिया है, तो इसको आप व्यापार संतुलन घाटा भी बोल सकते हो। तो निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाएगा, और यदि निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक हो तो उसे असंतुलित व्यापार संतुलन कहा जाएगा। वर्ष 2010-11 के अनुसार निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं कृषि संबंधित उत्पाद, रत्न व जवाहरात व पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज व अयस्क आदि थे। ये सब वो थे जिसमें हमारे लगातार निर्यातों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2010 और 11 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पर्यटन पर। देखिए बच्चों, पर्यटन का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे देशों को में क्या करते हो, कई सारे दूसरे देशों में आप जाते हो, यात्रा करना पसंद करते हो, दूसरे देशों की चीजें वस्तुएं देखना पसंद करते हो। इसी प्रकार से हमारे देश में भी दूसरे व्यक्ति आते हैं और चीजें देखना पसंद करते हैं। तो एक व्यापार के रूप में यानी पर्यटन व्यापार के रूप में क्या भूमिका निभाता है। तो देखिए बच्चों, पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। यानी हमारे देश में 150 लाख से ज्यादा व्यक्ति पर्यटन उद्योग के अंदर प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब आपके देश से कोई भी व्यक्ति विदेशों में घूमने जाएंगे तो वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के लोगों की स्किल को देखेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वहां का कल्चर सीखेंगे। एज वेल एज विदेशी जब आपके देश में घूमने आएंगे तो यहाँ की संस्कृति को देखेंगे। तो इससे विदेशों में हमारे देश का विदेशों के साथ जो संबंध है उसमें काफी एकता आती है। तो ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और साथ ही स्थानीय हस्तकला, यानी वर्तमान में हमारे देश की जो हस्तकला है वो उद्यमों को भी प्रश्रय देता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन हमारे देश की संस्कृति और विरासत को बचाए रखने का काम करता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के मंदिर विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक इन सब जगह पर क्या आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, आनंद लेने आते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यावसायिक पर्यटन हेतु आते हैं।